नमस्कार दोस्तों, ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। और इसमें हम चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में लगभग 32 सब पार्ट हैं, तो हम सारे सब पार्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सारे पढ़ेंगे। तो आपका शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले इस एक्ट का जो शॉर्ट टाइटल है वो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है। इसकी जो कम इनटू फोर्स डेट है भाई उसकी है 19 अप्रैल 2017। अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिसेबिलिटी 3 प्रकार की दे रखी है इस एक्ट के अंतर्गत। डिसेबिलिटी, फर्स्ट डिसेबिलिटी है पर्सन विद डिसेबिलिटी, दूसरी है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और तीसरा है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन हाई सपोर्ट नीड। तो हम उसी रेफरेंस में इस एक्ट को पढ़ेंगे और डेफिनेशंस को देखेंगे। तो आपका सबसे पहला 2C देख लेते हैं हम, बैरियर। बैरियर मीन्स होता है कोई भी रोध, कोई भी ऐसा कारक जो उनके पूरे या प्रभावी भागीदारी को रोके समाज में उन दिव्यांगजनों की। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो बैरियर के रूप में काम करते हैं? कम्युनिकेशनल फैक्टर हो सकता है, कल्चरल फैक्टर हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है आपका, और इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, सोशल फैक्टर हो सकता है, एटीट्यूडनल फैक्टर हो सकता है, स्ट्रक्चरल फैक्टर हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका केयर गिवर का। केयर गिवर में आपके माता पिता के साथ साथ कोई भी फैमिली सदस्य जो बिना पेमेंट या पेमेंट के साथ केयर सपोर्ट असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है दिव्यांगजन को, तो वो आपका केयर गिवर में आता है। उसके बाद कम्युनिकेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आपको सारी इंक्लूड वाली चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में नॉट इंक्लूड करके आ जाएगा तो आपको जो फंस जाओगे आप। तो इसमें मीन्स एंड फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट, ब्रेल लैंग्वेज, टेक्टाइल कम्युनिकेशन, साइन, लार्ज प्रिंट, एक्सेसिबल मल्टीमीडिया, रिटिन, ऑडियो, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले, साइन लैंग्वेज, प्लेन लैंग्वेज, ह्यूमन रीडर, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव मोड्स एंड असेसिबल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो 2H है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, यानी कि दिव्यांगजन हैं उनको समाज में कैसे भेदभाव झेलना पड़ता है। कोई डिस्टिंक्शन हो सकती है, कोई एक्सक्लूजन हो सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है जो नलीफाई करे उनका जो है समाज में रिकॉग्निशन या उनका इन्जॉयमेंट को रोके, या वो जो फंडामेंटल फ्रीडम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं दूसरों के साथ मानव अधिकार को वो यूज़ कर रहे हैं उसको रोके। तो कौन कौन सी फंडामेंटल फ्रीडम हो सकती है? मान लो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल या सांस्कृतिक या सिविल। तो और इसमें जो है कोई भी ऐसे फील्ड जो कि सारे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को इंक्लूड करता है, अगर वो रोकते हैं, उनको इम्पेयर करते हैं रिकॉग्निशन को। उसके बाद इसमें डिनाइल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन भी आपका डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट। इसमें गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट भी आता है, आपका प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट भी आता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपकी हाई सपोर्ट। हाई सपोर्ट मतलब कोई भी इंटेंसिव सपोर्ट हो सकता है आपका, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, या अन्यथा कोई सपोर्ट हो सकता है जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के द्वारा रिक्वायर्ड है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकें, या फिर कोई भी आपका इंडिपेंडेंट इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें सुविधाओं को एक्सेस करने के लिए, या फिर उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर सकें ऑल एरियाज इन लाइफ को, जैसे कि आपका एजुकेशन में आपका वो पार्टिसिपेट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट के लिए, फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ, उसके बाद ट्रीटमेंट एंड थेरेपी। तो ये अब आपका हाई सपोर्ट्स में आ गया। हाई सपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपका 2M है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई भी स्टूडेंट जो या तो डिसेबल है या डिसेबल नहीं है, वो साथ साथ एजुकेशन जो है ग्रहण करें, साथ साथ सीखें, साथ साथ ऐसा सिस्टम ऑफ टीचिंग होना चाहिए या लर्निंग होना चाहिए जिसमें कि दोनों लोग आपस में अडेप्ट कर सकें, और जो दिव्यांगजन हैं वो अपनी लर्निंग नीड्स को, जो कि उनकी विभिन्न प्रकार की लर्निंग नीड्स होंगी, उसको जो है वो सही से अडेप्ट कर सकें। तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत आता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है? इंस्टीट्यूशन में कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रिसेप्शन, केयर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को प्रोवाइड कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कम से कम 40% तक जो है बॉडी डिसेबल होनी चाहिए,
और वो डिसेबल किस प्रकार की होनी चाहिए, तो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। अब स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी आपके शेड्यूल में दे रखी है, जो मैं बाद में कराऊंगा। शेड्यूल आपका नीचे दे रखा है सबसे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी उसमें दे रखी है कौन कौन सी डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड है। अच्छा, कोई सी जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है वो मेजरेबल टर्म्स में भी हो सकती है और उसको जो है मेजरेबल टर्म्स में नहीं भी हो सकती है। दोनों इसमें इंक्लूड की गई हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी देख लेते हैं हम। पर्सन विद डिसेबिलिटी में कोई भी लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या कोई भी सेंसरी इन्वायरमेंट जो इम्पेयरमेंट हो गई हो, जो कि क्या कहते हैं बैरियर को आपका इंटरेक्ट करती हो, ठीक है, और उनका फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी में जो कि दूसरों के समान हो, उसको वो हिंडर करती हो, तो वो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी में आ जाता है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड, तो कोई भी पर्सन जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफाइड है सेक्शन 58 सब क्लॉज 2 क्लॉज ए में, उसको हाई सपोर्ट की ज़रूरत हो। हाई सपोर्ट मैं बता ही चुका हूँ, कोई भी इंटेंसिव सपोर्ट साइकोलॉजिकल, फिजिकल या अदरवाइज, जो कि आपका हाई सपोर्ट आपका 2L में दे रखा है, तो उसके साथ आप इस रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो है आपकी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी कंपनी आ जाती है, कोई भी फर्म आ जाती है, कोई भी कोऑपरेटिव और अदर सोसाइटी आ जाती है। तो कोऑपरेटिव और अदर सोसाइटी भी इसमें है। उसके बाद एसोसिएशन आती है, ट्रस्ट एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, फैक्ट्री या कोई भी अदर एस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करे। उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका याद रखना कि पब्लिक बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बिल्डिंग भी इसमें आती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। पब्लिक या प्राइवेट बिल्डिंग भी जो कि पब्लिक एट लार्ज के द्वारा असेस की जाए, ठीक। और कोई भी बिल्डिंग जो एजुकेशनल या वोकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाए, कोई भी वर्क प्लेस या कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, पब्लिक यूटिलिटीज़, रिलीजियस, कल्चरल, लीजर और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, रिफॉर्मेटरी, जुडिशियल फोराज, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स, रोडवे, बस स्टैंड, टर्मिनस, एयरपोर्ट और वाटरवेज। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला है पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, इसको भी देख लेना। जो जो इन फोराज में जाते हैं जिस काम के लिए, वो पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज में आपका आ जाता है। उसके बाद रीजनेबल एकोमोडेशन देख लेते हैं एक बार। रीजनेबल एकोमोडेशन में कोई भी नेसेसरी या कोई भी अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन या एडजस्टमेंट जो कि विदाउट इम्पोजिंग अ डिस्प्रपोर्शनेट और अनड्यू बर्डन इन पर्टिकुलर केस, किसी पे बिना कोई डिस्प्रपोर्शनेट और या फिर कोई अनड्यू बर्डन आपका इम्पोज किए हुए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को इंश्योर करता है कि वो आपका एंजॉय कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें राइट को इक्वली विद अदर्स, तो आपका ये रीजनेबल एकोमोडेशन में आपका आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपकी आ जाती है वो है रिहेबिलिटेशन की, ZA में। रिहेबिलिटेशन में क्या क्या आता है तो वो हम देख लेते हैं। रिहेबिलिटेशन में आपका आ जाता है, रिहेबिलिटेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस aimed at enabling person with disabilities to attain and maintain optimal physical, sensory, intellectual, psychological, environmental, social function levels, ठीक है। तो ये रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वासन वो होता है कोई भी प्रोसेस जिससे कि हम पर्सन को योग्य बनाते हैं कि वो अटेन कर सकें, वो मेंटेन कर सकें अपना ऑप्टिमल फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और वो सोशल फंक्शन लेवल भी आपका जो है डेवलप कर सके, जिससे कि वो समाज में सही से रह सके, तो समाज में बराबर रह सकते हैं। ये रिहेबिलिटेशन की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई वो है आपका ZC में, जो कि स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में आपका स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वो है जो कि शेड्यूल में आपका डिसेबिलिटी स्पेसिफाई है। अब शेड्यूल हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो बाद में आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन, जो सबसे लास्ट डेफिनेशन ZE। तो इसमें कोई भी डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट, प्रोग्राम्स या कोई भी सर्विसेज जो कि ऑल पीपल के द्वारा यूज़ की जाती है ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल में, ठीक है, विदाउट द नीड ऑफ एडेप्टेशन, जिसमें कि एडेप्टेशन की ज़रूरत ना हो और कोई भी स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन की ज़रूरत ना हो, और सेल अप्लाई टू असिस्टिव डिवाइस इंक्लूडिंग कौन कौन सी असिस्टिव डिवाइस हो सकती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जो कि पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड हो, दिव्यांगजन की मान लीजिए कोई सिर्फ जो है पैर से ख़राब है तो उसका कोई ग्रुप बना दिया, तो ऐसे करके कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें आती है यूनिवर्सल डिज़ाइन में। तो ये आपका सेक्शन 1 और 2 हो गया। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।